सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। यहाँ पर मैं एक रेखा बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये रेखा बना ली और इस रेखा को मैं नाम दे देता हूँ रेखा M। और समझो कि यहाँ इस रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु है और ये बिंदु है A, और कहीं पर भी इस पर एक और बिंदु है, ये बिंदु है B। और साथ ही साथ मैं एक और रेखा भी बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये रेखा हो गई रेखा N, और यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ बिंदु C, और यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ बिंदु D। तो ये 2 बिंदु C और D इस रेखा N पर कहीं पर भी हो सकते हैं। और ये दोनों जो रेखाएं हैं वो इस समतल पर हैं, वो इस स्क्रीन पर हैं, या वो इस पेपर पर है। और मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो ऐसी रेखाएं जो समतल पर हों और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर M और N समांतर हैं, और इसे हम ऐसे दर्शाते हैं कि जो रेखा M है वो समांतर है रेखा N के। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो रेखा AB है, जो रेखा यहाँ पर AB है, वो भी समांतर है रेखा CD के। तो हम समांतर रेखाओं को कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। और कभी कभी हमारे चित्र में समांतर रेखाओं के ऊपर ऐसे ये चिन्ह देकर ये दर्शाते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, कभी ऐसे या फिर ऐसे। तो हमने जाना कि ये होती हैं समांतर रेखाएं। तो चलो फिलहाल इस चिन्ह को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये यहाँ से हट गए, और अब मैं यहाँ एक और रेखा बनाता हूँ। तो यहाँ पर समझो मैं ये एक और रेखा बनाता हूँ। तो ये रेखा हो गई, और ये रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये है हमारी रेखा L, और जो रेखा L है वो इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। तो जो रेखा L है वो तिर्यक छेदी रेखा है यहाँ पर। अब यहाँ मैं रुचि रखता हूँ इन सारे कोणों में जो यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला कोण है, या ये यहाँ पर इतने कोण बन रहे हैं, यहाँ पे भी इतने कोण बन रहे हैं इन रेखाओं के जरिए। तो हम जानना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर मैं समझो कि ये कोण बनाता हूँ। तो ये एक कोण हो गया, और ये जो कोण है ये तो बराबर होगा ये वाले कोण के, क्योंकि ये दोनों तो ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण है। और चलो ये वाला जो कोण है इसे मैं यहाँ हरे रंग से दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा इस वाले कोण के, ये वाले कोण के, क्योंकि ये है ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण। और ये 2 कोण कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण यहाँ पर बराबर हैं। और यही बात हम यहाँ भी कह सकते थे कि ये दोनों कोण यहाँ बराबर हैं और ये दोनों कोण यहाँ बराबर हैं। पर मैं जानना चाहता हूँ कि इन कोणों और इन कोणों के बीच में क्या रिश्ता है। तो चलो मैं जानना चाहता हूं कि ये वाला जो कोण है, यहाँ मैं गुलाबी रंग से दिखा देता हूं, ये वाले कोण और ये वाले कोण में क्या रिश्ता है। ये दोनों कोणों में
क्या रिश्ता है? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये देख के ही दिख रहा है, ये लग रहा है कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों सर्वांग समकोण हैं। तो अगर तुम यहाँ पर और यहाँ पर चांद या प्रोट्रैक्टर रख के देखो और इस कोण का मान निकालो तो इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो बराबर ही आएगा। ये जरा मैं कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर जरा मैं इन दोनों रेखाओं को जरा सीधा बना देता हूँ। तो ये रेखा यहाँ पर और ये रेखा यहाँ पर मैंने सीधी बना दी है। और अब अगर मैं एक तिर्यकछेदी रेखा बनाऊं तो यहाँ पे तुम देखो तो ये अगर तिर्यकछेदी रेखा है तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो दोनों बराबर हैं। तुम यहाँ अगर चांद रख के इनका मान निकालोगे तो ये दोनों का मान बराबर आएगा। तो समझो इस तिर्यकछेदी रेखा को मैं यहाँ थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, तो मैं जितना भी टेढ़ा करते जाऊंगा पर वो दो जो कोण बनेंगे वो बराबर ही बनेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे रख देता हूँ तो अभी भी ये जो कोण होगा वो बराबर होगा ये वाले कोण के। तो ऐसे जो तिर्यकछेदी रेखाओं पर कोण बनते हैं दो समांतर रेखाओं के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं संगत कोण। तो ये कोण कहलाते हैं संगत कोण। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, इन्हें संगत कोण कहते हैं। ये दोनों कोण भी बराबर हैं, इन्हें संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये दो जो गुलाबी कोण हैं, ये वाला जो कोण है ये और ये दोनों संगत कोण हैं, ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये भी बराबर होगा ये वाले कोण के। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे हरा कोण है ये भी यहाँ बराबर होगा इस कोण के, और ये जो हरा कोण है ये भी बराबर होगा इस हरे कोण के। तो इस प्रकार से जब हम समांतर रेखाओं में एक तिर्यकछेदी रेखा बनाते हैं तो जो कोण बनते हैं, जो संगत कोण बनते हैं, ये वाला और ये वाला या ये वाला और ये वाला, वो बराबर होते हैं, वो सर्वांग सम होते हैं। और इसे हम सिद्ध नहीं करते, ये स्वयं सिद्ध है, ये दर्शा रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सीधी सी बात है। इसे गणितज्ञ मानते हैं कि ये दोनों जो कोण हैं ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस कोण को यहाँ नाम दे देता हूँ, इस कोण को यहाँ मैं नाम देता हूँ समझो कि A, इस कोण को नाम देता हूँ B, इस कोण को नाम देता हूँ C, इस कोण को नाम देता हूँ D, और अगर यहाँ पर इन कोणों को मैं नाम दूँ E, F, यहाँ पे G, H, तो जरा देखते हैं कि संगत कोण के द्वारा कौन कौन से कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर जो A कोण है वो E कोण के बराबर है संगत कोण के द्वारा, और जो कोण D है वो H कोण के बराबर है संगत कोण के द्वारा, और जो A और D हैं वो तो ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा भी बराबर हैं, और E और H भी ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा भी बराबर हैं। तो ये सारे जो नीले कोण हैं ये बराबर हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो कोण A है वो बराबर है कोण D के, जो बराबर है कोण E के, जो बराबर है कोण H के। और उसी तरह से यहाँ पर जो कोण B है वो बराबर है कोण F के संगत कोण के द्वारा, और कोण C बराबर है कोण G के संगत कोण के द्वारा, और ये दोनों कोण बराबर हैं ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा, और ये दोनों भी बराबर हैं ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण के द्वारा। तो सारे जो हरे कोण हैं वो भी बराबर हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जो कोण B है वो बराबर है कोण C के, जो बराबर है कोण F के, जो बराबर है कोण G के। तो इस वीडियो में हमने जाना संगत कोण के बारे में। तो जब भी दो समांतर रेखाएं होंगी और एक तिर्यकछेदी रेखा से जो संगत कोण बनेंगे, ये वाला और ये वाला, वो बराबर होंगे। समांतर और लंब रेखाओं के सभी जोड़ों को पहचानें। तो यहाँ पे हमें कुछ रेखाएं दी गई हैं और हमें पहचाननी है कि इनमें से कौन से जोड़े रेखाओं के समांतर हैं और कौन से लंब हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं समांतर रेखाओं से। तो समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो एक ही समतल में हो और एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये सारी रेखाएं जो हैं ये एक ही समतल में हैं, बस हमें ये देखना है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं। लेकिन ये हम सिर्फ देखकर नहीं बता सकते, हमें साथ ही साथ कुछ जानकारी भी दी गई होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ देखकर हम नहीं बता सकते कि वो प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये AB है और ये CD है, ये अभी तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, लेकिन आगे जाके हो सकता है कहीं पे प्रतिच्छेद करें। तो हमें कुछ जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो 90 डिग्री का कोण है और ये जो 90 डिग्री का कोण है, ये दोनों कोण तो बराबर हैं, और ये जो रेखा ST है ये रेखा CD पर लंब है, और ये जो रेखा UV है ये भी रेखा CD पर लंब है।
तो मैं कह सकता हूं कि CD तो यहाँ पर एक त्रियच्छेदी रेखा की तरह काम कर रही है, जहां पे ये रेखा ST और ये रेखा UV इन दोनों पे समान कोण बना रही है 90 डिग्री का। तो संगत कोण के द्वारा ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो संगत कोण के द्वारा ये दोनों जो रेखाएं हैं ST और UV ये दोनों तो समांतर होंगी। तो यानी कि हमें मिल रहा है कि ST रेखा और UV रेखा समांतर हैं। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें मिल रहा है कि ST रेखा जो है, यहाँ पे रेखा का चिन्ह दे देता हूँ मैं, ये समांतर है रेखा UV के। तो यहाँ पे रेखा UV के ये समांतर है। और यहाँ पे और कोई दो रेखा तो मुझे समांतर नहीं दिख रही हैं और कोई जानकारी भी नहीं दिख रही है। तो चलो अब हम बात करते हैं लंब रेखाओं की। तो यहाँ पर अभी अभी तो हमने बात की थी कि जो ST रेखा है ये CD रेखा पर लंब है। तो हमें सबसे पहले मिल रहा है कि ST रेखा जो है वो लंब है CD रेखा पर, और उसी तरह से ये जो UV रेखा है ये भी CD रेखा पर लंब है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि UV रेखा भी लंब है CD रेखा पर। और यहाँ पे एक और मुझे 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो WX रेखा है ये लंब है AB रेखा पर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये जो WX रेखा है ये लंब है रेखा AB पर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेखा AB। और कोई तो मुझे 90 डिग्री यहाँ नहीं दिया गया है। और अगर बात करें ये AB और ये CD रेखा की, तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं आगे जाके एक दूसरे से प्रतिच्छेद करने वाली हैं। तो यहाँ पे देख के तो मैं नहीं बता सकता कि ये प्रतिच्छेद करेंगी या ये समांतर हैं या ये लंब है। कम से कम हमें यहाँ पे ये वाला कोण देना चाहिए था। अगर ये वाला कोण हमें कुछ दिया होता तो हम इसके बारे में जानकारी निकाल सकते थे, पर यहाँ पे ये कोण या ये कोण हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम नहीं बता सकते कि ये AB रेखा और ये CD रेखा समांतर हैं या ये CD रेखा इस WX रेखा के लंब है। हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तीन जोड़े एक दूसरे पे लंब हैं। मान लो कि हमारे पास हैं दो समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे मैं दो समांतर रेखाएं बना लेता हूँ। तो ये दोनों हो गई दो समांतर रेखाएं, और यहाँ पे ये चिन्ह देके मैं दर्शा देता हूँ कि ये दोनों रेखाएं जो हैं ये समांतर हैं। और साथ ही साथ मान लो कि हमें एक त्रियच्छेदी रेखा भी दी गई है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे एक कोण मुझे दिया गया है और इसका मान है 110 डिग्री, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस आकृति में बाकी जितने कोण हैं उनका मान क्या होगा? तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोक कर खुद से कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अब अगर तुम ध्यान दो कि जब भी हमें दो समांतर रेखाएं और एक त्रियच्छेदी रेखा दी जाती है तो हमें याद आता है संगत कोण। तो यहाँ पे ये जो एक त्रियच्छेदी रेखा है और साथ ही साथ हमें दी गई हैं दो समांतर रेखाएं, तो यहाँ पे बनते हैं दो संगत कोण, एक ये है और एक ये है। ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं और ये दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कोण भी होगा 110 डिग्री। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये मैं हटा देता हूँ पहले। तो अब मेरी आकृति पहले जैसी हो गई। तो यहाँ पे ये जो कोण है ये संगत कोण के द्वारा इस कोण के बराबर है, यानी कि इसका मान है 110 डिग्री। अब अगर यहाँ पे इस 110 डिग्री कोण के सामने सम्मुख ये वाला कोण अगर हम देखें तो ये इसके सम्मुख है, ये इसका शीर्ष कोण है, या हम कहते हैं ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। और उसी तरह से इसके सम्मुख है ये वाला कोण, तो ये भी होगा 110 डिग्री। ये वाला तुम इसके सम्मुख कोण के हिसाब से 110 डिग्री लिख सकते थे या इसके हिसाब से संगत कोण के द्वारा भी 110 डिग्री लिख सकते थे। अब बात करते हैं इस कोण की। अब ये जो कोण है यहाँ पे मैं इसे गुलाबी रंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो हरा कोण है और ये जो गुलाबी कोण है ये दोनों मिलाकर इस सफेद रेखा पर आ रहे हैं, यानी ये है सीधा कोण।
और अगर मैं कहूं कि ये हरा कोण और ये जो गुलाबी कोण है, ये दोनों मिलाकर हमारे रेखीय युग्म कोण हैं, जिनका कुल कोण होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये हरा कोण 110 डिग्री है तो इस गुलाबी कोण को होना होगा 70 डिग्री, तभी जाके ये दोनों होंगे रेखीय युग्म कोण या सीधा कोण, जिनका कुल माप होता है 180 डिग्री। अब एक बार हमें ये 70 डिग्री मिल गया तो इसके सम्मुख जो ये वाला कोण है, ये तो हमें शीर्ष कोण के द्वारा 70 डिग्री मिल जाएगा। और एक बार हमें ये 70 डिग्री मिल गया और अगर हम ध्यान दें इस त्रियछेदी रेखा पर और इन दोनों समांतर रेखाओं पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो संगत कोण है, तो इसका मान भी होगा 70 डिग्री। तो चलो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हमारा पुराना चित्र वापस आ गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये इसके बराबर है और ये है 70 डिग्री। और एक बार ये आ गया तो फिर इसके सामने तो हमें सम्मुख कोण के द्वारा या शीर्ष कोण के द्वारा 70 डिग्री मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से इस आकृति में हमने संगत कोण और शीर्ष कोण और सीधा कोण इस्तेमाल करके ये सारे कोणों का मान निकाल लिया। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, तो मैं यहाँ दो समांतर रेखाएं बनाता हूँ। तो ये हो जाएगी हमारी पहली रेखा, इसे मैं नाम दे देता हूँ L, और यहाँ मैं बनाता हूँ अपनी दूसरी रेखा जो इस रेखा के समांतर है और इसे मैं नाम दे देता हूँ M। तो अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर मैं एक और त्रियकछेदी रेखा बनाता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगी इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक त्रियकछेदी रेखा। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो कोण है, ये कोण, इसे मैं नाम दे देता हूँ X, ये समांतर होता है, ये बराबर होता है ये वाले कोण के, इसे अगर मैं नाम दे देता हूँ Y। तो हम जानते हैं कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, सर्वांग सम होते हैं संगत कोण के द्वारा। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, समझो कि जो रेखा L है वो समांतर है रेखा M के, तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो कोण है, ये जो कोण X है, ये बराबर होता है कोण Y के। तो ये तो हम जानते हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल इसका उल्टा साबित करने की कोशिश करता हूं। तो हम यहाँ सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों कोण, यानी कि हमें ये यहाँ सिद्ध करना है कि अगर यहाँ पर ये दोनों कोण, ये कोण X जो है वो बराबर हो कोण Y के, तो हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो रेखाएं होती हैं, रेखा L और M, ये दोनों समांतर होती है। तो हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि रेखा L समांतर होती है रेखा M के। तो ये हम साबित करेंगे विरोधों के द्वारा। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो X है वो Y के बराबर है और ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। तो तुम ये मान लो कि जो X है वो Y के बराबर है। हम ये मान लेते हैं कि जो X है वो बराबर है कोण Y के, और साथ ही साथ ये जो रेखा L है, ये जो है ये रेखा M के समांतर नहीं है। तो चलो हम ऐसा मान लेते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पे हमने माना है कि जो कोण X और Y हैं वो बराबर हैं, पर ये दोनों रेखाएं L और M समांतर नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर दो रेखाएं समांतर नहीं हैं तो वो प्रतिच्छेद करेंगी। तो चलो मैं यहाँ बनाता हूँ कि समझो कि ये है रेखा L, ये हो गई हमारी रेखा L, और हम बना लेते हैं हमारी रेखा M, और ये दोनों जो हैं वो समांतर नहीं है। तो मैंने यहाँ प्रतिच्छेद करा देता हूँ। तो समझो कि ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये है रेखा M। तो यहाँ रेखा L और M समांतर नहीं है, वो प्रतिच्छेद कर रही हैं। और यहाँ मैं बनाता हूँ अपनी त्रियकछेदी रेखा। तो ये हो जाएगी, मान लो कि ये हो गई हमारी त्रियकछेदी रेखा। तो यहाँ पर जो ये कोण है, ये वाला जो कोण है, ये है हमारा कोण X, और जो ये वाला कोण है ये है हमारा कोण Y। तो हमने ये माना है कि ये दोनों जो कोण हैं वो बराबर हैं। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि ये Y जो कोण है वो बराबर है कोण X के। और चलो इन दोनों बिंदु को मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। तो इस बिंदु को यहाँ मैं नाम दे देता हूँ A, और यहाँ पर इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर B।
तो ये बिंदु यहाँ पर भी है, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ A और इसे मैं नाम दे देता हूँ B। अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो A और B दो अलग अलग बिंदु हैं, यहाँ पर भी A और B दो अलग अलग बिंदु है। तो सीधी सी बात है कि जो उनके बीच की दूरी होगी, जो लंबाई होगी AB की, वो तो 0 से ज़्यादा ही होगी। ये तो सीधी सी बात है क्योंकि ये दो अलग अलग बिंदु हैं। तो ये तो हमें यहाँ दिख रहा है, पर हमें यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं L और M, ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो चलो इसे मैं नाम दे देता हूँ बिंदु C। अब ज़रा तुम इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज ABC को देखो जो यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे ये कोण तो x है, और जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण कितना होगा? तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण का संपूरक कोण है, क्योंकि ये यहाँ पे है एक सीधी रेखा, ये कुल है यहाँ पर 180 डिग्री। तो ये कोण जो है ये y है जो बराबर है x के ही। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण होगा 180 ऋण x, और ये वाला जो आखिरी कोण है हमारे त्रिकोण का, त्रिभुज का, इसे हम मान लेते हैं कि ये है z। तो हमारे पास 3 कोण हो गए हमारे त्रिभुज के। यहाँ पे है x, यहाँ पे है 180 ऋण x, और ये रहा z। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योगफल होता है वो 180 होता है। तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमारे पास इन तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो होगा, यहाँ पे हमारे पास x धन ये कोण है 180 ऋण x, 180 ऋण x, यहाँ पे है धन ये वाला कोण है z, और तीनों कोणों का ये x 180 ऋण x और ये z, इन तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो x और ऋण x है ये तो आपस में यहाँ कट जाएंगे, और अगर दोनों तरफ मैं 180 से घटा दूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि जो z है, जो कोण z है, वो हमें मिलेगा 0, यानी कि कोण z का जो मान है वो हमें मिल रहा है 0 डिग्री। तो ये तो कुछ अजीब बात हो गई कि एक त्रिभुज के कोण का मान है 0 डिग्री, तो वो त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनेगा, यानी कि ये बिंदु C या ये शीर्ष इस त्रिभुज का नहीं होगा। और अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर ये जो कोण है Z, अगर ये 0 डिग्री हो गया तो इस रेखा L और इस रेखा M में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा, ये दोनों तो आपस में मिल जाएंगी। क्योंकि समझो अगर मैं यहाँ बनाता हूँ रेखा L और साथ ही साथ रेखा M भी बनाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ रेखा M, तो ये तो बिल्कुल साथ में ही हो जाएगी, तभी तो जाके इनके बीच में कोण 0 होगा, यानी ये दोनों तो एक ही रेखा हो जाएगी। लेकिन हमने तो माना था कि ये जो L और M है ये तो अलग अलग रेखा है, तो यहाँ पे भी विरोध हो रहा है। और एक और विरोध देखो कि अगर ये कोण 0 हो जाएगा तो ये दोनों रेखाएं चिपक जाएंगी, और फिर यहाँ पे जो बिंदु A और बिंदु B जो अलग अलग थे वो भी एक ही हो जाएंगे। और अगर वो बिंदु एक हो गए तो AB की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो तो 0 हो जाएगी। पर हमने यहाँ देखा था कि AB की जो लंबाई है वो तो 0 से ज्यादा है। तो तुम देख रहे हो यहाँ कितने विरोध हो रहे हैं कि अगर Z 0 हो गया तो ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा, ये दोनों रेखाएं एक ही होंगी, या AB जो हैं ये अलग अलग नहीं, ये एक ही बिंदु होंगे, उनके बीच में दूरी 0 ही होगी। तो ये तो बहुत सारे विरोध हो रहे हैं। और ये विरोध क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने ये माना था कि XY बराबर कोण है और L जो है वो M के समांतर नहीं है, ये हमने यहां माना था। और ये मानने के जरिए हमें यहाँ पे बहुत सारे विरोध मिल रहे हैं, मतलब ये हमने जो यहाँ पे माना था वो गलत है। तो अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? सही यही है जो यहाँ ऊपर था। तो यानी कि अगर x और y कोण बराबर है तो रेखा L और रेखा M को समांतर होना ही है, यानी ये हमने यहाँ विरोधों के द्वारा सिद्ध कर दिया। तो अब हमें दोनों तरह से पता है कि अगर दो रेखाएं L और M समांतर हैं तो ये दोनों जो संगत कोण होते हैं x और y वो बराबर होते हैं। और उल्टा भी हमने देख लिया कि अगर दो संगत कोण x और y बराबर हैं तो ये दोनों जो रेखाएं हैं L और M ये समांतर होती हैं। तो यहाँ पे संगत कोण सीधा और उल्टा दोनों ही तरीके से हमने साबित कर दिया। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना
कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। COVID ka na rin. Yan na. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग समांतर श्रेणियाँ के नाम से भी जानते हैं, कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सिंपल सा है, आपने कुछ देखा होगा कि एक समूह था। समूह किस चीज़ का? नंबर्स का। नंबर्स का समूह आपने देखा 1 2 3 4 5 6, या कह लीजिए 2 4 6 8, या यूँ कह लीजिए 10 8 6 4। तो क्वेश्चन क्या आता है कि आखिर समांतर श्रेणियाँ होती क्या है, या समांतर श्रेणियाँ हम कैसे पहचानेंगे कि समांतर श्रेणियाँ है ये, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके जनरल टर्म्स क्या होते हैं, इसके लास्ट टर्म क्या होते हैं, किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है हम एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP, या इसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता क्या है, किसे कहते हैं? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे
प्राप्त होता है। सिर्फ पहले पद को अगर छोड़ दिया जाए तो हमें नेक्स्ट पद को प्राप्त करने के लिए एक संख्या को ऐड करना होगा। और यह निश्चित संख्या कहलाता क्या है? यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन देखा कि ऐसा समूह जिसमें पहले समूह को छोड़ के, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर एक टर्म में कुछ नंबर को हम अगर ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म हमें है जो प्राप्त होता है। तो देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला टर्म है जिसे हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं या T1 से डिनोट किया, T1, T2, T3, T4, T5 या T6, या ए से डिनोट कर सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन। तो पहला, अपना डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, पहला जो पद है, पहला जो टर्म्स है, उसे छोड़कर अगर हम इसमें बात करें तो हमें A2 किस तरीके से प्राप्त हो रही है? तो A2 प्राप्त हो रही है जब हम A1 में क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो A3 कैसे प्राप्त हो रही है? A3 प्राप्त हो रही है जब हम A2 में 1 ऐड कर रहे हैं। तो A4 कैसे प्राप्त हो रही है? तो A4 कैसे प्राप्त हो रही है कि A3 में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली सभी में 1 तो ऐड करना ही पड़ रहा है। आखिर ये 1 है क्या? इसी 1 को कहा गया है कॉमन डिफरेंस। इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग सार्व। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि सभी में क्या हुआ कि 1 ऐड हो रहा है, 1। आखिर ये 1 है क्या? इसी 1 को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। मतलब कहने का क्या है कि अगर इस पैटर्न को कोई भी संख्या का समूह फॉलो करता है तभी उसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि 2 में अगर हमने क्या किया, +2 किया तो हमें 4 मिल गया। 6 में भी हम क्या करेंगे, 2 में हमने +2 किया तो हमें 4 मिल गया। 4 में भी हम क्या करेंगे, +2 करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, और 6 में भी +2 हम कर देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म को छोड़कर, जैसा कि डेफिनेशन में मेंशन है, पहला टर्म को छोड़कर और भी टर्म्स में हम पहले टर्म्स में क्या करेंगे कि एक कॉमन डिफरेंस को हम अगर ऐड करते हैं तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा नेक्स्ट टर्म को दे देता है। जब भी हम कॉमन डिफरेंस को उसके पहले टर्म में ऐड कर देंगे तो हमारे नेक्स्ट टर्म को दे देता है। इसका मतलब कि ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ये 10 और 8 है, तो 10 में हमने -2 ऐड किया, इसमें भी हमने क्या ऐड कर दिया, -2, इसमें भी -2। जब भी -2 हम ऐड करते हुए जा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म हमें मिलता जा रहा है। तो इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग को समझ में आ गई? बिल्कुल। तो ये इस चीज़ का ध्यान देना है आपको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगले टर्म से पहले पिछले टर्म्स में अगर हम किसी कॉमन डिफरेंस जो हमारा होता है या किसी नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म हमें दे देगा। अच्छा, अब बात आती है कि कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान देना है, समझने की कोशिश करना है कि ऐसा नहीं है कि हमारा कॉमन डिफरेंस सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। कॉमन डिफरेंस हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है? यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है। अगर एपी है तो उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स भी हमें लिखना है।
तो सिंपली हम पहले इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। ये हमारा A1, ये हमारा A2, A3, A4। तो ध्यान से देखिए A2 हमारा क्या है। अगर हम A2 में हमें निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमें इसमें देखना है कि इसमें हमने 6 ऐड किया, मतलब कि 10 - 4, ठीक है। 10 - 4 हमें 6 दे रहा है, मतलब कि 6 हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये A2 नहीं समझिए, ये हमारा 6 क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। A3 में से A2 माइनस कीजिए तो 16 में से आप 10 माइनस कीजिए, ये भी 6 आ रहा है। 22 में से आप क्या कीजिए, आपको 16 माइनस कर देना है, तो ये भी हमें 6 दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि इन सब में एक कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है, और कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, 6। मतलब कहने का क्या है कि अगर हमें A2 में क्या करें, A1 + 6 कर दें, A3 में क्या कर दें, A2 + 6 कर दें, A4 में क्या कर दें, A3 + 6 कर दें, तो हमें नेक्स्ट हमें मिलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कॉमन डिफरेंस जो 6 होने से हमें क्या है कि ये हमारा AP में है। इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा AP में है। और सेम इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ठीक है। अगर हमने A9 में से A8 माइनस किया, 9 में से 8, तो 3 - 3 क्या दे दिया हमें, 0 दे दिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का सिंपल सा ये है कि पहले के टर्म्स में से उसके जस्ट पहले का टर्म्स को हम माइनस कर दे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि A9 में से A8 माइनस किया, 0 आ गया। A8 में से हम क्या करेंगे, A7 को माइनस कर देंगे, ये 3 - 3 ये भी 0 आ जाएगा। और A7 में से A6 माइनस कर दिया हमने, तो 3 - 2 ये 1 आ गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ कॉमन डिफरेंस डिफरेंट तरीके का आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा AP नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं। सेम यहाँ पे आप देखिए 2 - 1 कीजिएगा तो 1 आ रहा है, और 1 - 1 0, 2 - 2 0, तो 1 0 दोनों आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये जो कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम नहीं आ रहा है, तो ये हमारा AP बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप समझ चुके हैं कि AP किसे कहते हैं। AP को हम पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सिंपली आप क्या करेंगे, किसी टर्म्स में सबसे जस्ट पहले को टर्म को हम माइनस करेंगे और 2-3 को कंटिन्यू इस तरीके से करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस है जो सेम आना चाहिए। क्योंकि सेकेंड टर्म्स को हमें पाने के लिए पहले टर्म्स में हम एक नंबर, मतलब कि कॉमन डिफरेंस को ही हम ऐड करते हैं, तो हमें सेकेंड टर्म्स मिलता है। आइए इसी आधार पे हम लोग सीखते हैं जनरल टर्म्स ऑफ एन AP। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है। तो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो 4 पद अगर हमें लिखने की जरूरत है तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, पहला तो हमें दे दिया गया, तो A1 हमारा हो गया 10, तो A2 क्या होगा, A1 + D, 10 + 10 ये हो गया हमारा पास 20। A3 क्या होगा, A2 + 10 अर्थात 20 + 10 ये हो गया हमारा 30। और A4 की हम बात करें तो A3 + 10 = 30 + 10 और ये हो गया 40। इस तरीके से जब आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से आप है जो निकाल सकते हैं उस AP को। तो ये हमारा AP हो गया, जिसको फॉर्म आ जाएगा 10, 20, 30 और 40। अब बात होती है सेकंड
क्वेश्चन की। सेकंड में क्या है कि हमें लिया गया है -2 और डिफरेंस है 0, मतलब कि A1 हमारा हो गया -2, तो A2 क्या होगा A1 प्लस कॉमन डिफरेंस -2 + 0 -2। A3 क्या होगा A2 प्लस कॉमन डिफरेंस -2 + 0 -2। और A4 क्या होगा A3 + D कॉमन डिफरेंस -2 + 0 -2। तो आप देख सकते हैं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कि कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये तीनों हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने तो देख लिया था, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा 0 भी अवेलेबल है। तो हमारे जो AP होंगे वो होंगे -2 -2 -2 -2, मीन्स इसे आप लिख सकते हैं -2 -2 -2 और -2 सो ऑन। ये हमारा AP होगा। तो बच्चों ध्यान देना है आपको कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया हुआ है तो आप आसानी से AP को लिख सकते हैं। अगर आपको AP दिया हुआ है तो आप उसमें फर्स्ट टर्म भी पहचान सकते हैं और कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आसानी से आपको क्या करना है कि सेकेंड टर्म्स में से पहले टर्म्स को माइनस कीजिए, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, कि एक अगले टर्म से पीछे के टर्म्स को आप माइनस कर देंगे तो आप आसानी से कॉमन डिफरेंस पा सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आप लोग पा लिए हैं। अब यहीं से हम लोग सीखेंगे कि जनरल टर्म्स ऑफ एन AP क्या होगा। तो जनरल टर्म्स ऑफ AP सीखने से पहले हमें इस चीज़ की आवश्यकता थी कि आप समझ जाइए कि अच्छा आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, A2 में A1 + D किया, A1 + D, तो A3 में क्या होगा। अगर आप बात करें कि हमने A2 में क्या किया A1 + D, A3 में क्या होगा A2 + D। A2 + D का मतलब क्या हो गया कि A1 + D + D मीन्स A1 + 2D। A4 में आप क्या करेंगे, A4 में आप ऐड करेंगे A3 + D, और A3 हमारा क्या है A1 + 2D और ये प्लस D मीन्स हमारा A1 + 3D। आप देख सकते हैं कि आप कॉमन डिफरेंस जिस टर्म्स का हमें चाहिए, सिंपली आप देखने की समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस कॉमन हमें जिसका टर्म्स चाहिए, सपोज हमें कॉमन डिफरेंस हमें टर्म्स चाहिए था A4, तो A4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि A1 + n-1 × D। ये हो सकता है क्या हमारा। सेम हमने इसी कॉन्सेप्ट को या इस कॉन्सेप्ट को हमने इस तरीके से दिखाया है आपको। तो हमें चाहिए था 4 टर्म, बात समझने की कोशिश, हमें चाहिए था 4 टर्म, तो 4 टर्म मीन्स A4, तो 4 टर्म चाहिए था। तो हमने क्या किया A1 + n-1, nth टर्म की बात हम कर रहे हैं, n-1 × D हमने ले लिया है। मतलब n-1 करेंगे तो n की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 4 - 1। अब 4 - 1 मतलब कि A1 + 3D, ये टर्म्स जो है हमारा जनरल टर्म्स कहलाएगा। तो आइए पढ़ते हैं जनरल टर्म्स। जनरल टर्म ऑफ एन AP हम लोग देखते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि अगर हमें A2 की आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं A1 + D। A3 की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे A3 में हम लोग करते हैं A2 + D। ठीक है, अगर A2 की वैल्यू को पुट करें हम तो ये हमारा क्या आ जाएगा A1 + D और प्लस D मीन्स A1 + 2D। अगर हम A4 की हम बात करें तो A4 हमारा क्या आ जाएगा A3 + D, सिंपल। और A3 हमारा क्या आ जाता है, A3 जो हमारा हो जाता है वो होता है A1 + 2D, A1 + 2D + D मीन्स A1 + 3D।
इस तरीके से अगर हम एन की बात करें कि हमारा एन टर्म्स का क्या होगा, तो ये होगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देने वाली बात है n माइनस 1 इंटू डी, ये क्यों होगा, हम डायरेक्ट इस पे समझने की कोशिश करते हैं। ये आया किस तरीके से, तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आया। सिंपल हमने टर्म्स को ऐड करते गए हैं कॉमन डिफरेंस में टर्म्स को, तो हमें an टर्म्स। अब an की हम बात करते हैं, an अर्थात हम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज हमने रखा a5, तो a5 हमने रखा तो सिंपली आप जान लें क्या होगा a4, ठीक है, और प्लस d, ये हमारा होगा a5, ठीक है। अच्छा, a4 प्लस d, अब यहां से आप देख सकते हैं कि a4 प्लस d का मतलब क्या होगा, हम a4 की जगह लिख सकते हैं a1 प्लस 3d और प्लस d, इसको लिख सकते हैं a1 प्लस 4d, मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस, 4 इंटू 4, मतलब कि 4 हमारा क्या है, 4 टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, फोर्थ नंबर। तो हमने क्या किया, इसकी जगह रखा an, ठीक है, an, तो ये a1 सिंपल आ गया। इस 4 फिफ्थ टर्म की बात करें तो 4 से मतलब कि n माइनस n की हम बात कर रहे हैं तो n माइनस 1 लेंगे और इंटू डी कर देंगे। सिंपली अगर इसी पे हम अगर a5 को हम रखें तो हमारा क्या होगा, n की जगह हमने रखा 5, तो a5 इक्वल टू a1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, मीन्स a1 प्लस 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 4d। ये देखिए सेम आ गया हमारा आंसर। तो जनरल टर्म ऑफ एंड एपी किस तरीके से आया, ये आपने देखा कि हम सिंपली जो हम सिंपल काम कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस के ऊपर जो वर्क हो रहा है उसी के बिहाफ पे हमने यहाँ फाइंड आउट किया जनरल टर्म ऑफ एन एपी। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक एपी 2,7, 12, डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है एपी 2,7, 12, डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन है, इसमें हमें 10वां पद निकालने की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम अपने a की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू हमारा क्या है 2, हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकाल सकते हैं 7 माइनस 2, ये आ गया 5। अब हमें बोला है 10वां पद, मतलब कि a10 की, तो जनरल फॉर्म में a10 इक्वल टू, ठीक है, 10वां पद की बात हो रही है, तो a10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1, डी हमारा है 5, तो आ जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 या 9 इंटू 5 मीन्स 2 प्लस 45 और ये आ गया 47। तो जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी के हेल्प से हमने आसानी से इसका 10वां पद हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया था। आप समझ सकते हैं कि जनरल टर्म्स में एपी का हेल्प हम किस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोच के देखिए ना, आपको अगर इसमें कहे कि 250 बार टर्म्स बताइए तो 250 बार हम इसे ऐड थोड़ी करते चले जाएंगे, पूरा का पूरा टाइम हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएगा। तो जनरल टर्म्स की हेल्प से हम लोग आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। एपी 21, 18, 15, डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को कि 21, 18, 15, डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये एपी हमें गिवन है, एपी में दिया हुआ है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, और पूछा जा रहा है कि जो -81 जो है वो हमारा कौन सा पद होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 21 है। डिफरेंस की बात करते हैं कि डिफरेंस हमारा क्या है, तो 18 माइनस 21, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास -3। तो 21
और -3, मतलब 21 हमारा फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस हो गया -3। ठीक है, अब बात करते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना आया हमारा, ये हमारा आया है -81। ठीक है, -81 है और a हमारा कितना है 21 है, प्लस n-1, हमें n की तो वैल्यू निकालनी है कि कौन सा पद है, और डिफरेंस है हमारा -3। तो सिंपली हम क्या करेंगे, -81, 21 को इस साइड लेके आएंगे तो -21 इक्वल टू n-1 एंड -3 से इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल आप समझना है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो ये 1 1 2 और 2 है 8 10, 102 -102 इक्वल टू n-1 और -3, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n-1 इक्वल टू हो जाएगा -102 अपॉन -3। ये कैंसिल आउट, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 1 जाएगा, 3 4 जा 12। तो n-1 इक्वल टू 34 एंड n इक्वल टू 34 प्लस 1 मीन 35 मतलब कि 35वां टर्म जो होगा हमारा इस AP का, वो होगा हमारा -81। तो आप समझ सकते हैं कि जो जनरल टर्म हमें दिया गया है वो जनरल टर्म है an इक्वल टू a प्लस n-1 d। आप इसमें अननोन की अगर आप बात करें तो अननोन हमारा कितना है, 1 2 3 4, इस 3 4 4 अननोन है। इसी 4 अननोन में से 3 अननोन हो जाएगा आपके लिए, और एक अननोन हमेशा आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा, जिसे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ और ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ आपसे मिलेंगे, जिसमें आप आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आज जितना हो पाया है इसके बिहाफ पे आप अध्याय में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।